नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हांसी होगा हरियाणा का 23वां जिला, CM सैनी का ऐलान। इसमें 2 उपमंडल और 3 तहसील होंगी। एस्टेट की तारीखों का हुआ ऐलान। 17 और 18 जनवरी को होगी परीक्षा। हरियाणा पुलिस में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। 950 पदों पर होने जा रही है जल्द भर्ती। विधानसभा शीतकालीन सत्र के लिए इनेलो के 9 प्रस्ताव। सदन में पूछेंगे SYL धान बाजरा खरीद घोटाला पर प्रश्न। रेलूराम हत्याकांड में बेटी करनाल जेल से रिहा हुई, बिना बात किए काले रंग की स्कॉर्पियो में निकली। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश होंगे 6 नए अध्यादेश। सोनीपत जिले में डीजल ऑटो बंद करने का ऐलान। 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। हरियाणा में 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर हुआ जारी। सरकारी दफ्तर 124 दिन बंद रहेंगे। महम चीनी मिल का पेराई सत्र हुआ शुरू। मंत्री अरविंद शर्मा ने किया शुभारंभ। हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। विधायक दल मीटिंग में हुआ फैसला। लोन लेने वालों के लिए बड़ी राहत। SBI समेत इन बैंकों ने घटाई ब्याज दरें। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ATM से भी निकाल सकेंगे PF खाते का पैसा। और राहुल गांधी बोले मनरेगा खत्म करना महात्मा गांधी का अपमान। तो वहीं प्रियंका गांधी बोली सरकार को नाम बदलने की सनक। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में 2 दिन धुंध के बाद जनजीवन को राहत मिली है। देर शाम को हवा की दिशा में हुए परिवर्तन से मौसम साफ नजर आ रहा है। उत्तर पश्चिमी हवा चलने से कई जगहों पर धुंध दिखाई नहीं देगी। इससे पहले दक्षिण पूर्वी हवा चलने से धुंध बढ़ गई थी। हालांकि पहाड़ों से मैदानों की ओर हवा बहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हिसार प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन का तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। गहरी धुंध के कारण यहाँ दृश्यता मात्र 30 से लेकर 40 मीटर तक सिमट गई। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम 20 दिसंबर तक खुश्क व परिवर्तनशील बना रहेगा। आज यानी 17 दिसंबर को उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं हल्की व मध्यम गति से चलने से रात के तापमान में गिरावट हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। तो वहीं 18 दिसंबर यानी कल एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बादलवाई रहने की संभावना है। इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ने से कहीं कहीं अल सुबह हल्की से मध्यम धुंध रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर जगहों पर मौसम साफ बना रहेगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुट गई है। सरकार 6 से ज्यादा अध्यादेश विधानसभा के पटल पर रखेगी। इससे न केवल आमजन को राहत मिलेगी बल्कि उद्योगों को भी फायदा पहुंचेगा। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा कार्यालय को भेजी गई जानकारी के अनुसार दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अध्यादेश 2025, हरियाणा पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2025, हरियाणा जन विश्वास प्रावधानों से संशोधन अध्यादेश 2025, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 व हरियाणा आबादी देय स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन एवं समाधान अध्यादेश समेत कुल मिलाकर 6 विधेयक पेश किए जाएंगे। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड यानी संशोधन विधेयक के अनुसार बात करें तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP के साथ विलय को मंजूरी मिलेगी। वहीं हरियाणा आबादी देय यानी स्वामित्व अधिकारों का निहितीकरण अभिलेखन एवं समाधान अध्यादेश के अनुसार आबादी देय में शामिल 31 लाख लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा। इसमें 25 लाख गाँव की आबादी होगी और 6 लाख शहर की आबादी शामिल होगी। हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला होगा। मंगलवार को हांसी में आयोजित भाजपा की विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा की। इसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी किया जाएगा। सैनी ने कहा कि 2017 में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हांसी को पुलिस जिला बनाया था। साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले मैं हांसी आया था, लेकिन आचार संहिता लगी होने के कारण उस समय मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, आज मैं उस इच्छा को पूरा करने आया हूँ। मैं हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूँ। CM के इस ऐलान के बाद लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और खुशी से नाचने लगे। CM के ऐलान के बाद सरकार की ओर से हांसी जिले का नक्शा भी जारी किया गया। हांसी इस समय पुलिस जिला है और इस पुलिस जिले के सीमांकन को ही नए जिले का राजस्व सीमांकन माना जाएगा। इसका ड्राफ्ट तैयार करके राजस्व विभाग को भेज दिया गया है। नए हांसी जिले में 2 उपमंडल हांसी व नारनौद और 3 तहसील यानी हांसी, नारनौद व बास होगी। खेड़ी चोपटा उप तहसील भी नई जिले का हिस्सा होगी। हांसी जिले में 97 राजस्व गाँव और 110 पंचायतें शामिल रहेंगी। CM की घोषणा के बाद
बाद हांसी से भाजपा विधायक विनोद भयाना ने कहा, हांसी के लोग इस दिन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हांसी के जिला बनने के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। हांसी के लोगों को अब प्रशासनिक कामों और डीसी से मिलने के लिए हिसार नहीं जाना होगा। हांसी में ही डीसी बैठेंगे। इसके साथ ही मुकदमों की पैरवी के लिए हिसार जिला कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। हांसी में जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन होगा। जिला न्यायाधीश भी बैठेंगे। इसके अलावा हांसी के जिला बनने से इलाके का विकास तेजी से हो सकेगा। सरकार जिले के विकास के लिए कई नई योजनाएं लाएगी। इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSE द्वारा वर्ष 2026 में 2 बार हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HTET आयोजित करवाया जाएगा। परीक्षा के लिए बोर्ड ने संभावित शेड्यूल निर्धारित कर लिया है। 17 और 18 जनवरी को परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा नवंबर में फिर आयोजित होगी। BSEH ने 2025 में एक बार HTET का आयोजन किया था और इसका परीक्षा परिणाम भी 101 दिन बाद जारी किया गया था। अब जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में विफल रहे थे, वे परीक्षार्थी अब बेहतर तैयारी के साथ आवेदन कर पाएंगे। इसी लिहाज से परीक्षार्थियों की अनुमानित संख्या 3 लाख के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए 1 महीने का समय शेष है। जो परीक्षार्थी इस बार के HTET में सफल नहीं हो पाए हैं, वह अब जनवरी में होने वाली इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बता दें कि सरकार ने हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा की है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या को 15 से बढ़ाकर 25% तक करने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा को लागू कर दिया गया है। पुलिस विभाग में इस वक्त 5750 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें 950 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती होनी है। हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिस विभाग को 550 अतिरिक्त महिला कांस्टेबल की भर्ती की स्वीकृति को हरी झंडी दे दी गई है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सोमवार को पंचकुला में विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन में ये जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में भागीदारी करते हुए पुलिस अधिकारियों की हौसला अफजाई की और कहा कि पुलिस का काम सिर्फ अपराध पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा, भरोसा और न्याय का विश्वास जागृत करना भी है। हरियाणा सरकार ने साल 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकारी दफ्तर 124 दिन बंद रहेंगे। इनमें 104 शनिवार व रविवार, 20 गैजेटेड हॉलिडे हैं। दिवाली व महाशिवरात्रि समेत 8 गैजेटेड हॉलिडे अब की बार शनिवार और रविवार को पड़ने जा रहे हैं। साल में 241 दिन सरकारी दफ्तर खुलेंगे। इसके अलावा 13 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज घोषित किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी साल में 3 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ले सकता है। इन्हें मिलाकर कुल 137 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। प्रदेश से जुड़े सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को ये आदेश मान्य होंगे। सरकार ने छुट्टियों के कैलेंडर के तहत 21 अवसरों को विशेष दिवस के रूप में भी घोषित किया है। इन सभी तिथियों पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा और सरकारी कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। ये दिवस सामाजिक, ऐतिहासिक और महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं, जिन्हें कैलेंडर में केवल विशेष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, न कि गजेटेड या फिर सार्वजनिक छुट्टी के रूप में। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही इनमें से कुछ विशेष दिन शनिवार या फिर रविवार को पड़ रहे हों, लेकिन उन्हें सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा और इनका अलग से कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। ये फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और शून्यकाल प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने फैसला लिया है कि सदन के भीतर खेल परिसरों में खेल सुविधाओं, सामग्री के अभाव, बदहाली, फर्जी मतदाताओं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा। काम रोको प्रस्ताव के अलावा सदन में अरावली को बचाने, जल भराव मुआवजा, बढ़ते प्रदूषण, धान घोटाला, कानून व्यवस्था, मनरेगा, बढ़ते नशे, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ध्यानाकर्षण और अल्प चर्चा प्रस्ताव के माध्यम से भी उठाया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के विधायकों और सांसदों द्वारा जातिगत नफरत फैलाने वाले बयानों के विरुद्ध भी चर्चा की मांग की जाएगी। विधानसभा परिसर, SYL और चंडीगढ़ के स्टेट्स पर चर्चा की मांग भी कांग्रेस द्वारा उठाई जाएगी। हरियाणा में नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आई है। राज्य सरकार ने 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके IPS अधिकारियों के एक नए पैनल को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों के अनुसार ये पैनल संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC को भेजा जा सकता है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कार्यवाहक DGP OP सिंह 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। साथ ही 2 अन्य सीनियर ऑफिसर 1989 बैच के मोहम्मद अकील और 1991 बैच के आलोक कुमार राय भी रिटायर हो रहे हैं। DG जेल को वर्तमान में 3 महीने का अतिरिक्त
अतिरिक्त कार्यकाल दिया गया है। उनकी रिटायरमेंट को लेकर पुलिस के शीर्ष पद के लिए सीनियर IAS ऑफिसर्स के बीच जोरदार पैरवी शुरू हो गई है। DGP पद के लिए प्रमुख दावेदारों में 1992 बैच के अधिकारी अजय सिंघल, जो वर्तमान में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के महानिदेशक हैं। 1993 बैच के अधिकारी आलोक मित्तल, जो हरियाणा पुलिस आवास निगम के प्रबंध निदेशक हैं, और 1993 बैच के अधिकारी अर्शिंदर सिंह चावला, जो मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक हैं, शामिल हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अजय सिंघल अभी DGP की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। पोरू की UPA सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आई है। ग्रामीणों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाली मनरेगा योजना अब नए नाम और क्लेवर में लागू होगी। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। केंद्र सरकार ने इसका नया रूप विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी VBG रामजी तैयार कर लिया है, जो जल्द लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। नए ग्रामीण रोजगार कानून का उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। इसमें रोजगार गारंटी के दिन बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने को तैयार हों। राज्य सरकारें बिजाई और कटाई के समय मजदूरी के काम अस्थायी रूप से रोक सकेगी, ताकि खेतों में मजदूरों की कमी न हो। नए बिल के मुताबिक केंद्र शासित राज्यों में योजना के लिए 100% फंडिंग सरकार करेगी। बड़े राज्यों में खर्च अनुपात 60:40 का रहेगा। वहीं विपक्ष नए ग्रामीण रोजगार बिल से नाराज है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। वहीं तृणमूल सांसद ब्रायन ने कहा कि सरकार अब इतिहास से गांधी जी को हटाना चाहती है। प्रोविडेंट फंड यानी PF को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने PF निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर मोदी सरकार की तैयारियों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 से पहले PF को UPI से लिंक करने की योजना पर काम चल रहा है, जिसके बाद कर्मचारी ATM से भी अपना PF निकाल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि PF कर्मचारी की मेहनत का पैसा है, जो उसकी सैलरी से कटकर जमा होता है। वर्तमान में PF निकालने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि लोग फार्म भरते भरते ही थक जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले PF निकालने के लिए कई तरह के फॉर्म और कॉलम भरने पड़ते थे, लेकिन सरकार ने अब इसी परेशानी को दूर करने के लिए धीरे धीरे नियमों में बदलाव किया है। अब 75% तक PF का पैसा बिना किसी वजह से निकाला जा सकेगा। श्रम मंत्री ने बताया कि PF में 25% राशि इसलिए छोड़ी गई है ताकि कर्मचारियों की नौकरी की निरंतरता बनी रहे। ऐसे में 25% राशि जमा रहने से कर्मचारियों को नई नौकरी मिलने तक सुरक्षा मिलती है, वह पेंशन के लिए पात्र बना रह सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीद और चिंता के बीच बैठे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। महंगाई और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी के बीच इन लोगों को अगली सैलरी बढ़ोतरी से बड़ी उम्मीदें हैं। सवाल यह है कि क्या 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या फिर कर्मचारियों को इसके लिए इंतजार और करना पड़ेगा। बता दें कि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई फिक्स डेट जारी नहीं की गई है। 8वें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर सवाल संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि 8वें आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय पर तय करेगी और सिफारिशें स्वीकार होने के बाद उसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान भी किए जाएंगे। इस जवाब से साफ जाहिर होता है कि सरकार वेतन आयोग लागू करने के मूड में अभी नहीं है। एरियर 1 जनवरी से दिया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक के पास कंप्यूटर पर स्पीड टेस्ट के माध्यम से प्रति घंटे कम से कम 15,000 की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 24 दिसंबर है। अगर आप लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए आज की खबर काफी काम की होने वाली है। थोड़े समय पहले ही RBI की तरफ से रेपो रेट में कमी की गई थी। उसके बाद से ही कई बड़े बैंकों की तरफ से लोन की ब्याज दरों में कमी की जा रही है। आज की इस खबर में हम आपको कुछ ऐसे ही बड़े बैंकों की तरफ से लोन की ब्याज दरों में की गई गिरावट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लोन की ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती कर दी गई है। इसके बाद SBI से लोन लेना अब पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ता हो गया है। अब SBI के होम लोन
का ब्याज दर सालाना 7.25% से शुरू होने वाली है। वहीं कई बड़े बैंकों की तरफ से भी ब्याज दरों में कमी की जा चुकी है। इनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल हैं। इन सभी बैंकों की ब्याज दरें 7.10% से लेकर के 7.25% से शुरू हो रही है। आपको होम लोन किस ब्याज दर पर मिलेगा, यह आपके क्रेडिट स्कोर, लोन टू वैल्यू रेशियो, लोन अमाउंट और टेन्योर जैसी बातों पर डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद इथियोपिया पहुंचे हैं। इथियोपिया के पीएम अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। नेशनल पैलेस में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि इथियोपिया आकर उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि यह उनका पहला इथियोपिया दौरा है, लेकिन यहाँ पहुँचते ही अपनेपन का एहसास हुआ। वहीं पीएम मोदी को इथियोपिया की सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। दूसरी तरफ इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली ने मोदी की सोच की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा यह बात कहते हैं कि अफ्रीका के साथ साझेदारी उसकी जरूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भारत और इथियोपिया के बीच नई और मजबूत साझेदारी की जरूरत है। यह साझेदारी आपसी सम्मान, बराबरी और सहयोग पर आधारित होनी चाहिए ताकि दोनों देश मिलकर आगे बढ़ सके। इथियोपिया के पीएम अहमद अली ने एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। यह पीएम का पहला इथियोपिया दौरा है। वे यहाँ 2 दिन के राजकीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने बताया कि बैठक में अर्थव्यवस्था, नवाचार, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और बहुपक्षीय सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया शांति और मानव कल्याण के लिए काम करने वाले लोकतांत्रिक देश हैं। आपको बता दें कि इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स मशीनरी और उपकरण आयात करता है, तो वहीं भारत इथियोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज और चमड़ा व मसाले आयात करता है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,680 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 167 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 25,860 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर्स गिरकर बंद हुए। एक्सिस बैंक और जोमेटो में 5% से अधिक की गिरावट रही, तो वहीं टाइटन और एयरटेल के शेयर तकरीबन 2% चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 39 शेयरों में गिरावट रही। एनएससी के बैंकिंग, रियल्टी, मेटल, ऑटो और फार्मा शेयरों में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं सोना चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 1472 रुपए गिरकर 1,31,777 रुपए पर आ गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1442 रुपए गिरकर 1,91,975 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। 22 कैरेट सोने का दाम 1,20,708 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया। बता दें कि सोने की कीमतों में 3% जीएसटी, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता है, इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग हो सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।